हेलो एवरीबॉडी, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, IS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो इस वर्ष के लिए आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है जिसका मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब यहां पे देख भी पा रहे होंगे कि हमारा जो चर्चा का जो विषय है वह रॉलेट एक्ट अधिनियम पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इस रॉलेट एक्ट को जानने के लिए यहां पे दो तीन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यह अधिनियम भारतीय इतिहास, विशेषकर जो आधुनिक भारत का जो हमारा इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और यहां से जो आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार देने का भी काम किया। अब यहां पे हमें दो तीन बातों को ध्यान में रखना है। जो हम लोग रॉलेट एक्ट को देखेंगे उसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा चर्चा का उद्देश्य क्या है और आपके लिए यह क्यों आवश्यक है। पहले तो इन दोनों चीजों को समझना है। तो देखा जाए तो यह अधिनियम, यह कानून 1919 ईस्वी का है, जिसका 101 वर्ष पूरा हुआ है। विशेषकर अगर यूपीएससी के एग्जाम की बात की जाए तो यूपीएससी में अधिकांश प्रश्नों को आप देखें तो जिनके भी 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष, अगर इतिहास के नजरों से देखें तो वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है और एक छात्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें यह पता चलती है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसे पढ़ना चाहिए, क्यों इसे जानना चाहिए। दूसरी चीज है कि अब इससे संबंधित हमें क्या जानकारियां होनी चाहिए, प्रश्न जो पूछा जाएगा वह किस प्रकार से पूछा जाएगा। ऐसे भी आप देखें तो अगर थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है आधुनिक भारत में, जरूरी यह नहीं है कि आप इस एग्जाम को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। जरूरी यह है कि क्या हम अपने इतिहास को ना जाने। तो उस पर्पस से भी देखा जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना के साथ एक त्रासदी भी जुड़ी हुई है, जो हम जालियांवाला बाग के संदर्भ में समझेंगे। अब इस वर्ष यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप सबों ने भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसे तो अवश्य पढ़ा होगा कि जालियांवाला बाग को लेकर एक संशोधन विधेयक 2019 जो अमेंडमेंट बिल है उसे पास किया गया था। तो हिस्ट्री के नजर से ना सही, करेंट के नजर से ही इसे देखा जाए, वह विधेयक क्या था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। जो विधेयक 1951 का था और उसमें क्या क्या संशोधन हुए, तो हमें इन संदर्भ में भी इसे देखने की आवश्यकता है। और आप सबों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो अवश्य उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटी है उसे अवश्य प्रेस कर दें। इससे यह होगा कि जब भी हमारी उस प्रकार से कोई वीडियो आती है जो महत्वपूर्ण है आप सबों के लिए, तो कम से कम वह आप देख पाएं और वह आप तक पहुंच पाए। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, इस रॉलेट एक्ट पे। यह हमारा यूट्यूब चैनल है IS पॉइंट दिल्ली।
तो इस एक्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है उसे हम लोग यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तो यह जो अधिनियम है जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जान रहे हैं, यह क्या है, कब लाया गया, क्यों महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं और इन घटनाओं को लेकर कौन से जांच कमेटी गठित की गई। वह जांच कमेटी ब्रिटिश के द्वारा गठित थी या फिर भारतीयों के द्वारा गठित थी, यानी भारतीयों का संदर्भ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय के परिप्रेक्ष्य में, या फिर दोनों के द्वारा गठित थी। इस घटना को लेकर, इस त्रासदी को लेकर भारतीय लोगों के बीच में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई उसे भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही साथ इसका परिणाम क्या हुआ, और परिणाम तभी होगा जब यह आंदोलन या यह सत्याग्रह विशेष प्रभावी होगा, तो उसके हमें व्यापक परिणाम भी दिखाई देंगे। तो वह परिणाम क्या हुआ, इस घटना से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, तो इन सब का हम लोग आज यहां पे चर्चा करेंगे। यानी पूरे तरह से देखा जाए तो चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे, उस प्रश्न को आप यह मानकर चले कि आपके लिए वह इस वीडियो के बाद अगर पूरे इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए वह प्रश्न असंभव नहीं रह जाएगा। यह हमारा वादा है आप सबों से, और मुझे विश्वास है कि वीडियो के अंत तक आते आते आपको एक सुखद अनुभूति अवश्य होगी। इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह आप मुझे मैसेज के माध्यम से, इसमें कमेंट के माध्यम से अवश्य मुझे सूचित करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आगे और मैं आप सबों के लिए अच्छे से यहां पे कोई वीडियो मैं बना पाऊं। तो चलिए, यह हमारी घटनाक्रम है और इसे हमें आज देखना है। तो रॉलेट एक्ट, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, यह 1919 का एक अधिनियम था, और यह अधिनियम जो लाया गया था वह क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब इसे क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जा रहा है, यह क्यों कहा जा रहा है, तो थोड़ी सी इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग फ्लैशबैक में आएंगे और इसके पहले की घटनाओं को हम लोग देखेंगे कि आखिर इस एक्ट को लाने के पीछे ब्रिटिश की क्या मजबूरी थी, आखिर ब्रिटिश ने इस एक्ट को क्यों लाया और भारत में इसको लेकर इतना तीव्र प्रतिरोध क्यों किया जा रहा है। तो हमें इन दोनों बातों को पहले समझना है, लेकिन इसके लिए थोड़े से हम लोग फ्लैशबैक में आएंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखें तो यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम जैसा कि हमने बताया कि यह 1919 ईस्वी का एक अधिनियम है। अब 1900 पहले की घटनाओं को देखें तो यहां पे आखिर इस एक्ट को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो यह जो समय काल है, यह समय काल यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का काल है। प्रथम विश्व युद्ध, अब प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर और 1918 तक का है, यानी विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और इसे लाया जा रहा है। अब इसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो इसके लाने के पीछे, क्योंकि विश्व युद्ध और जब भी कोई वैसी घटना घटित होंगी तो बहुत व्यापक परिवर्तन होता है। परिवर्तन यह होता है कि अराजकता की स्थिति होती है, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महंगाई में वृद्धि हो जाती है। अब इन सब को लेकर सरकार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया देखी जाएंगी, और वह प्रतिक्रिया भारतीयों के द्वारा, क्योंकि सरकार विदेशी है, तो उसको लेकर भारत में भी इस विश्व युद्ध, क्योंकि यह विश्व युद्ध है और इस विश्व युद्ध में भारतीयों की भी न चाहते हुए भी भागीदारी थी, जबकि भारत उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन भारत पर जो शासन था वह अंग्रेजों का था
और इसलिए यहां भी जबरन भारतीयों को ब्रिटिश सेना में नियुक्ति की जा रही थी। अब इसको लेकर भारत में विरोध होता, जो इसके परिणाम आए तो उसको लेकर विरोध होता। दूसरा जो भारतीयों के मन में जो एक यह भी था कि ब्रिटिश जो है वह ब्रिटिश इस विश्व युद्ध के बाद शायद चले जाएंगे। कुछ लोगों की यह भी मान्यता थी, मानना था कि विश्व युद्ध में शायद अंग्रेजों की हार हो तो शायद ये भारत छोड़कर चले जाएंगे। कुछ लोगों का यह भी था कि जीत भी हो तब भी ये चले जाएंगे। तो उस समय राष्ट्रवाद की तो कोई भावना थी नहीं, राष्ट्रीयता का तो उद्भव हुआ नहीं था। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे भी लोग थे जो मानने वाले। दूसरी ओर आप देखें तो एक उस समय एक नेता बहुत तेजी से उभर रहे हैं और वह है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जो हैं इनका आगमन भी हो चुका था 1915 में, जो 9 जनवरी 1915 को होता है। अब गांधी के द्वारा जो इनका आगमन हुआ तो इनके द्वारा 3 आंदोलन भी चलाए गए, 1917, 1918 अहमदाबाद और 1918 खेड़ा। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन तीनों आंदोलन को देखा जाए तो चाहे वह चंपारण का आंदोलन हो, अहमदाबाद का आंदोलन हो या गुजरात का खेड़ा का आंदोलन हो, इन तीनों में गांधी की सफलता मिली थी। अब गांधी की सफलता मिली तो गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ी। अब इस लोकप्रियता से भी ब्रिटिश चिंतित थे, क्योंकि यह वैसे समय में आंदोलन चला रहे थे जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इधर गांधी लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। अब ब्रिटिश के लिए एक यह भी समस्या था कि इनकी लोकप्रियता को रोका जाए, क्योंकि ये खुले में भाषण दे रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर अंग्रेजों की एक यह भी सोच थी। दूसरी ओर आप देखें तो अब इस विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसमें पंजाब के क्षेत्र के सैनिक और ऐसे भी ब्रिटिशों में सबसे ज्यादा अगर सैनिकों की नियुक्ति किसी क्षेत्र से थी तो वह पंजाब के क्षेत्रों से थी। तो पंजाब के सिख जो एक समुदाय है, उन लोगों की विशेष नियुक्ति थी, उन्हें जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिसको लेकर उस क्षेत्र में असंतोष भी था। इसके पहले की घटना को देखें तो 1913 में गद्दर आंदोलन, 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण, बहुत महत्वपूर्ण यहां पे आपको इतिहास की जानकारी मिलेंगी। तो 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण। अब उधर अगर हम देखें तो 1916 के वर्ष पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 1916 के वर्ष में लीग का गठन हो रहा है, होम रूल लीग, और इस होम रूल लीग को 2 लोगों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, एक तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। तो यह लीग जो आगे चलकर यह लीग भी 1917 में तो समाप्त हो जा रहा है मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद, लेकिन इसने भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को भरा था, लोगों को जागरूक किया था। अब इस असंतोष को लेकर यहां पे इन सदस्यों के द्वारा भी इसका विरोध किया जाता। अब ब्रिटिश को यह लगा कि समय रहते अगर कोई वैसा कानून नहीं लाया जाता है तो जो भारत में जो राष्ट्रीय जो ताकतें हैं, इन ताकतों को नहीं रोका जा सकता है और भारत में एक तीव्र विरोध झेलना पड़ेगा। तो क्यों न एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें शक के आधार पर ही, शंका के आधार पर ही उन नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाए। और यह कानून 3 वर्ष के लिए लाया गया। इसलिए इस कानून को क्या कहा जा रहा है? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का जो गठन हो रहा है वह आपको सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाता है, जो 3 वर्ष के लिए यह आयोग आया है। अब इस आयोग को लेकर भारत में व्यापक विद्रोह हुए। इस आयोग को लेकर भारत में तीव्र प्रतिक्रियाएं भी हुई। अब इसको लेकर, क्योंकि इसमें सिर्फ शंका के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी की जा रही थी। इधर जबकि ब्रिटिश को देखा जाए तो ब्रिटिशों ने खुश करने का भी काम किया था। और 1919 का जो अधिनियम है, जो मॉन्टेग्यू घोषणा के अंतर्गत जो 1919 में जो अधिनियम 1919 का है, उसमें अगर ध्यान दें तो उसमें सिखों को और मद्रास के क्षेत्र में गैर ब्राह्मणों को, वहां पे आप देखते हैं कि उन लोगों को
पृथक निर्वाचन का भी अधिकार दिया जा रहा था, जो उन्हें खुश करने की कोशिश थी, लेकिन उसके बावजूद भी वे खुश नहीं होते हैं। तब जाकर ब्रिटिश के द्वारा इस एक्ट को लाया जाता है कि भारत में इस असंतोष को भरने का काम किया जाए। अब यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम क्या है? तो यह अधिनियम आप देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है, यह अधिनियम 1919 में पास किया जाता है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। अब इस अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी, तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की जाती है और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी। जो सेडिसन कमेटी ने जो सिफारिश की थी, उसी सिफारिश के आधार पर इस आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग का गठन 18 मार्च 1919 को होता है। इस अधिनियम को पारित कर दिया जाता है। उस वर्ष 2 अधिनियम रखे गए थे और इन 2 अधिनियम में से एक अधिनियम यह जो था, यह भारतीय सदस्यों के एकजुट होने के बावजूद भी, उनके द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया किए जाने के बावजूद भी इस अधिनियम को पारित कर दिया जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि इनको भारतीय राष्ट्रवादियों को कुचलना था। तो इस उद्देश्य से इस अधिनियम को पारित किया जा रहा है। इस अधिनियम को लेकर जब यह अधिनियम पारित होता है, जब 18 मार्च 1919 को, तो इस अधिनियम को लेकर व्यापक तीव्र आंदोलन चलाए जाते हैं और सारे क्षेत्र में यह आंदोलन हमें दिखाई देता है, चाहे वह कलकत्ता हो, चाहे वह बॉम्बे हो, चाहे वह दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, पंजाब हो। तो इन सारे क्षेत्रों में आप देखें तो एक तीव्र आंदोलन चलाया जाता है, क्योंकि इसे काला कानून कहा गया और इसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती थी और उसके लिए आपको कोई अपील नहीं कर सकते हो, कोई दलील नहीं दे सकते हो। तो इस प्रकार से इसे काला कानून भारतीयों के द्वारा कहा जाता है। इस अधिनियम को लेकर जो 18 मार्च 1919 को पारित होता है, इसको लेकर दिल्ली में 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। गांधी पहले से ही इसकी बगावत कर रहे थे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में यह दिल्ली में एक तीव्र आंदोलन आपको खड़ा कर दिया जाता है इस अधिनियम को लेकर, इसके विरोध के स्वरूप। अब इसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है और दिल्ली इसमें जो यह अधिनियम चलाया गया, इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है पुलिस की बर्बरता से और पुलिस की गोलाबारी से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस अधिनियम में किसी को भी गिरफ्तारी की जा सकती थी, जिसके लिए किसी भी अपील दलील की कोई जगह नहीं था। सिर्फ शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता, आपको कोई सूचना नहीं दिया जाता और आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इसे काला कानून के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जा रहा है। अब यहां पे जो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो आंदोलन जो चलाया जा रहा है, जो 30 मार्च 2019 को इन्होंने टाउन हॉल चांदनी चौक, जो दिल्ली स्थित चांदनी चौक है, यहां पे इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया और इस आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई में 5 निर्दोष व्यक्तियों की, भारतीय व्यक्तियों की हत्या हो जाती है, जिसको लेकर यह आंदोलन और तीव्र हो जाता है। उसके पश्चात इस आंदोलन को लेकर आप देखते हैं कि गांधी के द्वारा इस आंदोलन को लेकर अब यह निश्चित तिथि निर्धारित की जाती है कि 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया जाएगा, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर 6 अप्रैल को गांधी ने क्यों तिथि निर्धारित किया? तो इसके पीछे गांधी की 2 मंशा थी, क्योंकि गांधी आप देखें तो समझौतावादी व्यक्ति थे। वे हमेशा ही बीच का रास्ता अख्तियार करते थे। 6 अप्रैल का जो दिन था वह संडे का दिन था। अब गांधी को इस दिन हड़ताल करने के पीछे की मंशा यह थी कि ब्रिटिश सरकार को भी यह जता देना है कि देखो तुम्हारी भी मैं नुकसान नहीं करना चाहता हूं, और जन आंदोलन को भी व्यापक बनाना था कि संडे के दिन होने के वजह से, रविवार के दिन होने के वजह से सभी कामगार जो लोग हैं वे इस आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस उद्देश्य से गांधी ने इसे 6 अप्रैल 1919 को इसको लेकर देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। इधर आप देखें तो पंजाब में भी यह आंदोलन चल पड़ा।
जो इस आंदोलन को हम लोग देखते हैं। तो इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि इसमें अखिल भारतीय स्तर पर यहां पे गांधी के द्वारा यह सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह चलाया जाता है और अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया जाता है। इधर गांधी को आप देखें तो पंजाब के जो एक लोकप्रिय नेता थे, जिसमें आपको डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू, तो किचलू के आग्रह पर और श्रद्धानंद के आग्रह पर यह पंजाब जा रहे थे गांधी, क्योंकि पंजाब में आंदोलन ज्यादा तीव्र था। पंजाब में तीव्र होने के पीछे भी मुख्य कारण हमने पहले चर्चा किया कि वहां पे आप देखते हैं कि 1913 और 1914 का जो वर्ष था वह थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा था, जो कामागाटा मारू प्रकरण और 1913 में गद्दर आंदोलन जो हम लोग देख रहे हैं वह पंजाब के क्षेत्र से ही जुड़ी घटनाएं थी। तो यहाँ पे इस एक्ट को लेकर, गांधी के इस आह्वान को लेकर यहाँ पे यह आंदोलन थोड़ा ज्यादा तीव्र था। और ऐसे भी उस समय पंजाब के जो दो लोकप्रिय नेता थे, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू, यह दोनों ही पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। और उस वर्ष कांग्रेस का अधिनियम भी 1919 ईस्वी का अमृतसर में आयोजन होना था, दिसंबर 1919 में। तो यहां पे आप देखते हैं कि इसी को लेकर सैफुद्दीन और किचलू की गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो यहां पे यह आंदोलन को लेकर 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी निकलते हैं पंजाब के लिए। लेकिन जैसे ही गांधी जी पंजाब के लिए निकलते हैं, इन्हें हरियाणा में पलवल नामक स्थान पर इन्हें ट्रेन से उतार लिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। इनकी गिरफ्तारी करके और गांधी को मुंबई भेज दिया जाता है, इन्हें मुंबई में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसको लेकर पंजाब में जो आंदोलन था वह आंदोलन और भी तीव्र हो जाता है। और उस समय पंजाब के जो दोनों लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो इन दोनों नेताओं के द्वारा, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा इस आंदोलन को व्यापक जनाधार दिया जा रहा था। और 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो यहां पे आप देखते हैं कि 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन और किचलू की भी गिरफ्तारी हो जाती है, 8 अप्रैल को गांधी की भी गिरफ्तारी हो जाती है। अब इस गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के क्षेत्र में 10 अप्रैल को इन दोनों लोकप्रिय नेताओं, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी भी क्यों की गई, तो हमने बताया कि यह दोनों ही नेता जो थे, जो सैफुद्दीन और सत्यपाल और किचलू, इन दोनों ही नेताओं को देखा जाए तो यह दोनों ही पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। और उस वर्ष जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था वर्ष 1919 में अमृतसर में, उस अधिवेशन में यह दोनों ही कांग्रेस के स्वागत समिति के सदस्य भी चयनित किए गए थे। तो इसलिए भी ब्रिटिशों के द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई, इस गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के क्षेत्र में तीव्र आंदोलन उठता है और 10 अप्रैल को पंजाब में जो कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है और पूरे पंजाब के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। अब जब मार्शल लॉ लागू किया जाता है, ठीक उसके 3 दिनों के बाद पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, जो हर वर्ष बैसाखी का दिन मनाया जाता है। तो यह बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को। अब उस दिन लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि पंजाब के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, धारा 144 लागू है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय ना तो वैसी कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी और ना ही प्रिंट मीडिया, ना ही लोग इतने जागरूक थे। अभी लोगों में ऐसे ही असंतोष था ब्रिटिश सरकार को लेकर। अब जत्थे के जत्था गांव के लोग जो हैं वे पहुंच जाते हैं उस बैसाखी उत्सव को मनाने के लिए जालियांवाला बाग, जो आपको स्वर्ण मंदिर के पास में है। वे सारे समुदाय आपको जालियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। जब जालियांवाला बाग पहुंचते हैं तो उस जालियांवाला बाग के पास पहुंचते ही जनरल ओ डायर वहां पे उपस्थित होते हैं अपने लाव लश्कर के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में। और उन्होंने उस जन समुदाय को, जो पूरी तरीके से भरी हुई थी, वहां पे उन्होंने यह आदेश जारी किया कि 10 मिनट के अंदर इस जगह को खाली कर दो। उस समय लोग वहां पे सभा का आयोजन किए हुए थे और डॉक्टर सत्यपाल
और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी को लेकर लोगों में आक्रोश की भावना भी थी। इस एक्ट को लेकर भी लोगों में आक्रोश की भावना थी। जो जन समुदाय अभी तक नहीं जानते थे, वह जन समुदाय भी गांधी और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी को लेकर यहां पे लोग जो हैं वे अधिक तीव्र हो जाते हैं, अधिक आंदोलित हो जाते हैं। ठीक इसी समय जनरल ओ डायर के द्वारा सभी गेटों पे वहां पे आपको सुरक्षा बलों को नियुक्त कर दिया जाता है और गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। इस गोली कांड में यह कहा जाता है कि तकरीबन 1000 लोगों से अधिक की मृत्यु होती है और 3000 से अधिक लोग घायल होते हैं, जबकि सरकारी आंकड़ा कुछ और बताता है और वह बताता है कि इस गोली कांड में 300 कुछ लोगों की मृत्यु हुई और तकरीबन 1200 लोग घायल होते हैं। अब यह जो जिस प्रकार से यहां पे गोली कांड की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो दीवारों पे जो गोलियों के निशान हैं, जो जन समुदाय थे, महिलाएं थी, जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, वे सारे अपने जान बचाने की होड़ लग जाती है, लोग भागने लगते हैं और उस जालियांवाला बाग में ही कुआं है जिसमें लोग उस कुएं में कूदना प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे लोगों की तो मृत्यु उस कुएं में कूदने से हो गई। यह एक विभत्स घटना है, ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक कलंक है और भारतीयों के द्वारा जो इनका समर्थन किया गया था, इसको लेकर भी लोगों में और इनके प्रति एक नफरत की भावना भरती चली जाती है। तो इस आंदोलन के दरमियान आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई और इसके लिए जनरल ओ डायर को किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता है, बल्कि उसने इस घटनाक्रम को लेकर यह बतलाता है कि हमारी गलती सिर्फ यही रही कि हमारे पास गोलियां कम पड़ गए, वरना ऐसी जाने और भी जाती। तो इसको लेकर भारत में तीव्र विरोध होता है। जो अभी तक लोगों के मन में जो ब्रिटिश के प्रति थोड़ी बहुत भी जो आस्था थी, थोड़ी बहुत भी जो सहानुभूति थी, उस सहानुभूति को भी ब्रिटिशों ने इस आंदोलन के बाद, इस घटना के बाद उसे समाप्त करवाने का काम किया। इसको लेकर क्योंकि आप देखते हैं कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध में यह फंसे हुए थे युद्ध में, उस समय भी गांधी के द्वारा आपको भारतीय लोगों को युद्ध में पार्टिसिपेट करने का आदेश जारी किया जाता है। बहुत सारे भारतीय गांधी के कहने पे ब्रिटिशों के लिए उस युद्ध में लड़ने का काम किए। उन पंजाबी लोगों का, उन पंजाबी समुदायों का, सिख समुदायों का, जो इनके लिए उस विश्व युद्ध में जो इनका युद्ध था, जो यूरोपीय युद्ध था, उस युद्ध में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसको लेकर, इस विभत्स घटना को लेकर लोगों में और भी तीव्र विरोध होता है। अब यहां पे आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि इस जालियांवाला जो गोलीकांड होती है, इस गोलीकांड को लेकर आपको भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाता है और जैसा कि आए दिन भी, आम दिन भी यह होता है कि कुछ भी वैसी घटनाएं होती हैं तो हम लोगों की यह मानसिकता है कि तुरंत ही सरकार से यह मांग करते हैं कि कोई ना कोई जांच समिति आप गठित करो। हर घटना को आप देखें तो उसके लिए चाहे सीबीआई जांच हो या जो भी, आज भी वह प्रक्रिया है। तो उस समय भी भारतीय लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि भाई आप कोई जांच समिति गठित करो। अब गांधी ने जो यह आंदोलन जो प्रारंभ किया था, जो 6 अप्रैल 1919 को, 18 अप्रैल 1919 तक आते आते गांधी के द्वारा 18 अप्रैल 1919 को यह जो जालियांवाला बाग यानी जो यह जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था, इस सत्याग्रह को 18 अप्रैल 1919 को वापसी ले ली जाती है, क्योंकि यह गांधी के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। अब यहां पे आप देखते हैं तो भारतीयों के द्वारा इसमें एक इंक्वायरी कमेटी की गठन की मांग की जाती है कि जिस प्रकार से जनरल डायर ने अपने शक्ति का प्रयोग किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तो उसके लिए एक जांच समिति गठित हो और जनरल डायर को कानूनी कार्रवाई के तहत उसे सजा दी जाए। इसके लिए एक जांच कमेटी गठित होती है, जिसमें जो इंक्वायरी कमेटी गठित होती है, इस कमेटी का जो नाम है वह हंटर कमीशन है, क्योंकि इसमें हंटर की अध्यक्षता में ही इस कमेटी का, हंटर कमीशन के नाम से इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे और इसके साथ ही साथ कुछ सदस्य थे। तो उसी में देखा जाए तो कुछ भारतीय सदस्य भी इस जांच आयोग में
नियुक्त किए गए थे, जिसमें हंटर इसके अध्यक्ष, जस्टिन रेस्किन, W.F. राइस, जनरल बैरो और टॉमस स्मिथ जो आपको ब्रिटिश सदस्य के रूप में थे। तो वहीं 3 भारतीय सदस्य में एक चिमन लाल सितलवाड़, दूसरा साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरे जगत नारायण, यह आपको भारतीय सदस्य के रूप में थे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा इसे अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे। जो 3 भारतीय सदस्य हैं, हंटर आयोग का गठन किया जाता है और यह आयोग जालियांवाला बाग गोलीकांड की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ऐसे भी देखें तो ब्रिटिश जो हैं, अगर आप यूरोपीय इतिहास को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशों ने केवल भारत में ही जालियांवाला बाग जैसी घटना को अंजाम दिया, उन्होंने यूरोप में भी दिया है, अपने लोगों को भी किया है, और इससे विभत्स रूप में जो यूरोपीय इतिहास में हम लोग उसे पढ़ते हैं। तो खैर यहाँ पे हम इन चीजों को देखते हैं कि यहाँ पे इस जांच आयोग का गठन किया जाता है, जो हंटर आयोग के नाम से यह आयोग जाना जाता है, जो W. हंटर, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे। अब इस जांच आयोग का जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में हंटर को कहीं से भी गुनाहगार नहीं माना जाता है, बल्कि होता यह है कि जब हंटर आपको वापस जब वह जाता है, यानी जब यह जाता है जो इस गोलीकांड को अंजाम दिया है जनरल ओ डायर, तो हंटर आयोग में किसी भी तरीके से जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया जाता है, और जब वह वापस ब्रिटेन जाता है तो उसे सम्मानित किया जाता है, वहां के सांसदों के द्वारा सम्मानित किया जाता है, वहां के मीडिया के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से उसका सम्मान किया जाता है, और इस घटना को लेकर भारतीयों में और भी रोष यहां पे देखने को मिलता है। इस जालियांवाला घटनाकांड को लेकर जो एक विभत्स घटना थी, इसमें कुछ भारतीयों के द्वारा उपाधियों को त्यागने का, इस्तीफा देने का भी आपको प्रक्रिया चलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो इन्हें प्रदान की गई थी, इस घटना के बाद ही, जालियांवाला घटना के बाद ही इन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। वहीं गांधी को देखें तो महात्मा गांधी को बोअर युद्ध के दौरान कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, और इस उपाधि को भी गांधी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वहीं शंकरन नायर को आप देखें तो यह शंकरन नायर जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे, इन्होंने भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से यह उपाधियों की वापसी हुई। उसके बाद भारतीयों के द्वारा भी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी एक जांच आयोग का गठन किया जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर, और इस जांच कमेटी जो है, जो तहकीकात कमेटी के नाम से जानी जाती है, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अन्य सदस्य के रूप में आप देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और स्वयं महात्मा गांधी भी इसके सदस्य के रूप में थे, जो इस आपको तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से इस जालियांवाला घटनाकांड के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी एक जांच कमेटी गठित की जाती है। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर 2 जांच कमेटी की गठित की गई, एक आपको हंटर आयोग जो ब्रिटिशों के द्वारा सरकारी आयोग, और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखते हैं, अब यही वो डायर है जिसकी आगे चलकर उधम सिंह के द्वारा आपको मार्च 1940 ईस्वी में एक लंबे समय के पश्चात, आप समझ सकते हैं कि 1919 की घटना है, और इस घटना को समाप्ति जो किया जा रहा है, इस घटना के अंजाम देने वालों की जो समाप्ति जो की जा रही है, तो यह आपको 1940 में उधम सिंह के द्वारा उस जनरल ओ डायर की हत्या की जाती है, वह भी उसके आपको गृह क्षेत्र में, वह भी उसके देश में, यानी लंदन जाकर उधम सिंह के द्वारा यहां पे उसे गोली मारा जाता है। अब आप उधम सिंह के विषय में अगर आप थोड़ी बहुत जानते हैं, तो उधम सिंह एक ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को जो लेकर चला, उस लक्ष्य से कभी भी वे भटके नहीं। क्योंकि कहा यह जाता है कि उधम सिंह जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, तो उस समय यह उधम सिंह बालक भी उस जगह पे उपस्थित था, जो उस समय तकरीबन 12-13 वर्ष के यह रहे होंगे, और उस समय ही इन्होंने यह एक प्रण लिया था कि जब तक इस घटना को अंजाम देने वाले को मैं समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक हमारी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न बालक थे जिनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है, जिन्होंने आपको आश्रम में रहकर अपने भाई के साथ में जीवन गुजारा। उसके बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है,
कुछ ही वर्षों के बाद यह एक अनाथ बालक किसी प्रकार से अनेक कठिनाइयों को झेलता हुआ, यह अपने श्रम से बिना किसी के आगे हाथ फैलाए हुए इन्होंने अपनी कुछ उस प्रकार से व्यवस्था बनाकर यह लंदन तक पहुंचते हैं। और लंदन तक पहुंचकर इन्होंने वहां भी अपने जीवन यापन के लिए अनेकों तरीके से काम किए। होटल में काम किया, बहरा के रूप में इन्होंने काम किया, और उस प्रकार से इन्होंने वहां पे जाकर एक पिस्टल प्राप्त किया और तब जाकर जनरल डायर को इन्होंने मारा। तो इनका जो लक्ष्य था कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के अंजाम दिया है, निहत्थे लोगों को मारा है, उस व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब यह कितना इनके द्वारा उठाए गए कदम को अगर देखा जाए तो यह राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत व्यक्ति थे, जिनके अंदर राष्ट्रीय चेतना इस प्रकार से भरी हुई थी, और इस प्रकार से इन्होंने उस व्यक्ति की लीला को समाप्त किया और उसके बाद वहीं इन्हें फांसी की सजा भी दी जाती है। वहां पे भी जब इन्होंने जनरल डायर को गोली मारा तो वहां से भी उस भीड़ से इन्होंने भागने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य की पूर्ति आज हो गई है, अब मुझे गिरफ्तार कर लो और जो करना है कर लो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था। तो इस प्रकार से मार्च 1940 में उधम सिंह के द्वारा उस जनरल ओ डायर को, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसे इन्होंने समाप्त करने का काम किया। अब नेक्स्ट हम लोग इसको करेंट से रिलेटेड अगर देखें तो जालियांवाला बाग क्यों महत्वपूर्ण है, हमने पहले ही चर्चा किया था कि इस जालियांवाला बाग अमेंडमेंट बिल को पास किया गया। यह अमेंडमेंट बिल को आपको पुनः संशोधित किया जा रहा है, जो 1951 का था, जो जालियांवाला बाग अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जा रहा है, और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा रहा है। तो जालियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019 यानी जालियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया जाए, जो इस अमेंडमेंट बिल में आपको था। यह विधेयक जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक 1951 संशोधन का प्रावधान करता है, जो 1951 में जो इस विधेयक था, इस विधेयक में कुछ प्रावधान इसे कुछ संशोधित, कुछ नए रूपों में पेश 2019 में किया गया। इस विधेयक में क्या प्रावधान था, तो जो 1951 का जो विधेयक था उसमें यह प्रावधान थे कि अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, संस्कृति मंत्रालय का प्रभारी सदस्य के रूप में, लोकसभा में विपक्ष का नेता और पंजाब का राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें आपको शामिल होंगे, जो जालियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल जो था यानी राष्ट्रीय स्मारक जो था। अब इस विधेयक में जो संशोधन किए गए, तो इस विधेयक में यह संशोधन किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को न्यास का अस्थायी सदस्य बनाए जाने से संबंधित धारा को हटाकर राजनीतिक व्यक्ति को इसके संचालन हेतु न्यासी बनाने का प्रावधान किया गया। तो इस जो संशोधन विधेयक है उसमें एक तो यह संशोधन किया गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको अस्थायी सदस्य जो पहले से बनाया गया था, उसके जगह पे आपको गैर राजनीतिक व्यक्ति को इसके संचालन हेतु न्यासी बनाने का प्रयास किया जाए। तो एक यह इसमें प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था कि विधेयक में यह भी संशोधन किया गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अथवा विपक्ष का ऐसा कोई नेता अगर ना हो, जब वैसी बहुमत ही ना मिले और विपक्ष की पार्टी को मान्यता ही ना दी जाए, तो वैसी स्थिति में जो लोकसभा में जो सबसे बड़े पार्टी के रूप में है, उसे आपको न्यास के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। तीसरा इसमें यह था कि इस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा नामित 3 न्यासियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाए, और इन्हें यह भी प्रावधान किया गया कि इन 5 व्यक्तियों को पुनः नामित भी किया जा सकता है। चौथा इस विधेयक में यह प्रावधान था कि नामित न्यासी को 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले भी केंद्र सरकार के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह जो आपको विधेयक था, जो 2019 में जो संसद में पेश किया गया, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ और यह अधिनियम बना, तो इसमें यह 5 प्रावधान भी रखे गए थे जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आज हम लोगों ने इस संदर्भ में यहाँ पे जो चर्चा किया, तो इस प्रकार से हमारा यह चर्चा का उद्देश्य था कि आपको इस एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाए वह आपका गलत
ना हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में